दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है प्रकाश सिंह जी की बुक द वाइल्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ ऑल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है द ब्लैक एंड येलो कैट इन ढाकियों। प्रकाश सिंह जी बोलते हैं कि पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था काशीपुर के पास वाले ग्रासलैंड के बारे में, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस जंगल की खूबसूरती को बखान करूं जो कि था काशीपुर के आसपास और अब नहीं है। अब इस इलाके में, जो कि एलिफेंट ग्रास का ग्रासलैंड था, कई शिकारियों ने से टाइगर ग्रास भी बोला है, लेकिन इसमें शिकार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि घास ही इतनी घनी थी। अब किसी जानवर को नीचे गिराना, चाहे वो राइफल से गिराएं चाहे वो शॉटगन से, उसमें आपके स्किल्स की भी ज़रूरत थी, लेकिन साथ में आपके भाग्य की भी ज़रूरत थी। क्योंकि इस ग्रासलैंड के आसपास झाड़ियों वाला जंगल था, उसके बाद बड़ा जंगल था। कई बार आप जानवर का पीछा करते थे, वो घुस जाता था बड़ी घास में, कभी घुस जाता था पास के घने जंगल में। हमने ऐसे बहुत सारे जंगली सुअरों का शिकार किया, लेकिन टाइगर टाइगर की तो बात ही अलग थी। क्योंकि जब आप शिकार करने जाते हो टाइगर का, तो आप चाहते हो कि वो मर जाए। उसे घायल करके छोड़ना आपके इरादों में शामिल नहीं होता। और यहाँ जिस तरह के ग्रासलैंड थे, घायल टाइगर को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। टाइगर पे जब भी गोली चलाई जाए, वो एकदम सामने होना चाहिए था। उसके वाइटल ऑर्गन्स आपकी बंदूक की नली के सामने होने चाहिए थे। अगर टाइगर आपकी निगाहों के सामने या फिर आपकी बंदूक की नली के सामने नहीं है, तो ऐसे में टाइगर घायल होके घास में छिप जाता। किसी न किसी व्यक्ति का मर्डर आपने कर दिया, ऐसा मान लीजिए, जो मरता उस टाइगर के हाथों। क्योंकि इस जंगल के आसपास था काशीपुर और काशीपुर के गांव। फिर भी किंग ऑफ द जंगल, यानी कि जंगल का राजा शेर, हमेशा हमारे दिमाग में होता था जब भी हम बाहर जाते थे शिकार करने के लिए। मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में, जो कि थे दरबार साहिब अमालियारा के। एक पिछली कहानी में मैंने उनका जिक्र किया था। मैन ईटर टाइग्रिस उनकी राइफल से ही गिरी थी। उन्होंने शानदार राजसी ठाट बाट देखे हैं और आज भी वो दिल से जवान है। जो राजसी जिंदगी उन्होंने जी है, पुराने दिनों में जो राजसी ठाट बाट और उनका वैभव था, वो उनकी आंखों में नजर आता है। उनका कहना था कि गाउट नाम की बीमारी का अगर कोई इलाज है, तो वो इलाज है वो दवाई जो कि बनती है टाइगर के गले के मांस से। इसमें टाइगर के गले का थोड़ा सा मांस कड़ी धूप में सुखा लिया जाता है और फिर बनाया जाता है उसका पाउडर। पेशेंट को 1 हफ्ते तक इस पाउडर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा रोज खिलाया जाता है। या तो उसे दलिया में मिलाते हैं या ब्रेकफास्ट के किसी और चीज़ में मिला देते हैं। 1 हफ्ते के बाद वो बीमार व्यक्ति एकदम ठीक हो जाता है, ऐसा कहना है दरबार साहिब का। और दरबार साहिब का यह भी कहना है कि ऐसा मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं ठीक होते हुए। अब मैं वापस अपनी शिकार कहानी पर आता हूँ। दरबार साहिब सबसे ज़्यादा अनुभवी शिकारी थे उन दिनों में टाइगर को लेकर। अब जो घटनाक्रम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक सुबह दरबार सिंह जी, मेरे बड़े भाई कुंवर KSI सिंह और मैं हाथी पर बैठ के निकले काशीपुर के पास के ग्रासलैंड के लिए, यानी कि ढाकियों में। जिस हथनी पर हम सवार थे बहुत ही अनुभवी थी। हमारा विश्वास पात्र शिकारी राम सिंह भी हमारे साथ था। एक शिकारी हमने और ले लिया था। हाथी पर सवार होके हम बड़ी बड़ी घास में अंदर घुसते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में टाइगर ग्रास का पैच खत्म हो गया। अब सफेद फूल वाले कांस हमारे चारों तरफ थे। अब मुझे याद है कि उस कांस के बीच से मुझे कभी कभी राम सिंह की राइफल नजर आ जाती थी, वरना मालूम भी नहीं चल रहा था कि कहाँ है राम सिंह, कहाँ है राम सिंह का हाथी। अब आगे हम बढ़ रहे थे एक नाले की तरफ। यहाँ पर तो घास और ज़्यादा ऊंची हो गई थी। अब हमारे महावत ने हाथी को इस स्ट्रीम के किनारे किनारे चलाना शुरू कर दिया था। अब मुझे बेहतर अनुभव हो रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी दूर तक दिखाई तो दे रहा था। अभी दरबार साहिब, जो एकदम आगे को झुके हुए थे, उन्होंने महावत के कंधे को हल्का सा थपथपाया।
इसका मतलब था कि हाथी को रोको। मैंने दरबार साहिब की तरफ देखा, वो बहुत ज़्यादा तनाव में थे। अब दरबार साहिब अपने हाथों से सूरज का रिफ्लेक्शन रोकते हुए स्ट्रीम के दूसरी तरफ दूर देख रहे थे। अब जब मैंने भी ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि दरबार साहिब क्या देख रहे थे। वो देख रहे थे टाइगर के पग मार्क, जो कि स्ट्रीम के दूसरी तरफ बने हुए थे जब टाइगर पानी पीने आया था। अब बहुत ही धीरे से दरबार साहिब ने हम लोगों से बताया कि टाइगर स्ट्रीम के दूसरी तरफ के ग्रासलैंड में अभी भी है, क्योंकि वो पग मार्क अभी ही बना के गया है, क्योंकि वो साफ साफ देख सकते हैं उन बूंदों के टपकने के निशान जो कि टाइगर की मूंछों से यानी विस्कर से और उसके बॉडी कोट से गिरे हैं। उन्होंने इशारों से हमें वो जगह दिखाई जहां उसके पगमार्क के बीच में बूंदों के टपकने की एक लाइन बनी हुई थी और वो गीली थी। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऐसा एडवेंचर तो हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमें टाइगर मिल जाएगा। अब हमारा हाथी उस ट्रेल पर चल रहा था जिस पर मिलने की संभावना थी टाइगर के। हमें डर नहीं लग रहा था, हमारे अंदर उत्साह का संचार हो गया था। अब फिर हाथी चल रहा था घास के अंदर, फिर खो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथी घास में डूब गया हो। हाथी की जो घास में चलने की सरसराहट थी, उसके बीच से मैं इंतजार कर रहा था हाड़ कपाने वाली टाइगर के दहाड़ की, जो कि किसी भी वक्त आ सकती थी। लेकिन शायद जंगल ने हम पर दया कर दी थी। अब जंगल कम घना हो रहा था और नीचे से हमें मिट्टी दिखाई दे रही थी। राम सिंह भी अपने हाथी को लेके हमारे हाथी के नज़दीक में आ गया था। बगल में ही उसने उसे खड़ा कर दिया था। पास में वाटर स्ट्रीम थी। हम सारे लोग ध्यान से देख रहे थे, टाइगर के पग मार्क या कोई और सबूत ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हाथियों के चलते टाइगर आगे आगे इसी दिशा में आया होगा। अब दरबार साहब बहुत ध्यान से जंगल की आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रहे थे और हमें भी उन्होंने इशारा किया कि आप लोग भी ध्यान दो, किसी तरह की कोई आवाज़ आए तो मुझे इन्फॉर्म करो। लेकिन तभी वो जो सन्नाटा था उसके बीच से हल्का सा चबाने की आवाज़ आई। हम सब ने सुनी थी, इसलिए किसी तरह का भ्रम होने की संभावना नहीं थी। अब कहानी साफ थी। रात में टाइगर ने किसी जानवर का शिकार किया था, उसे खाया था। उसके बाद सुबह वो स्ट्रीम पर पानी पीने गया था। वो पानी पी के लौटा था, तब हम वहाँ पहुँचे थे। हमने उसके पग मार्क और पानी की बूंदों के निशान देखे थे। अब वो टाइगर दोबारा आया है अपने शिकार को खाने के लिए। अब अगर हमने किसी भी तरह की आवाज़ निकाली या शोर किया तो अभी जो हम हाथियों पर बैठे हैं उसके बावजूद हम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकते। अब टाइगर इतने नज़दीक था, मेरे हाथ अपने आप ही राइफल के ऊपर चले गए। राइफल को मैंने कंधे से लगा लिया। मैं सोच रहा था कि शायद टाइगर को हमारी और हमारे हाथियों की प्रेजेंस के बारे में पता चल चुका है। उधर दरबार साहिब राम सिंह को इशारा कर रहे थे। अपनी हथनी जो कि पूरी तरह से ट्रेंड थी, उससे टाइगर को घेर के हांका लगाओ, यानी कि बीट ऑर्गेनाइज करो अपने हाथी से ही। अब जब उन्होंने निर्देश दे दिए राम सिंह को, तो हमारा महावत उनका निर्देश पाके अपने हाथी को लेके चला गया वाटर स्ट्रीम के एकदम किनारे, यानी कि उस जगह पर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जहां से राम सिंह का हाथी टाइगर को बीट करते हुए आगे बढ़ता। हाथी अपने पैडेड फीट से बड़े ही आराम आराम से चला, बिना आवाज करते हुए। अब हम सारे लोग अपनी बंदूकें और राइफल लेकर तैयार थे, टाइगर के आने का इंतजार कर रहे थे, जो कि किसी भी वक्त आ सकता था। तभी थोड़ी दूर पर एक घास, मुझे ऐसा लगा कि मुड़ी फिर सीधी हो गई। पहले तो मुझे लगा कि ये टाइगर होगा, फिर मुझे लगा कि ये टाइगर नहीं होगा, क्योंकि अभी राम सिंह का हाथी काफ़ी दूरी पर है जिस जगह पर टाइगर ने शिकार मारा था उससे। अभी मैं पूरा ध्यान लगा के टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे थपथपाया दरबार साहिब ने। मैंने पहले देखा दरबार साहिब की तरफ, फिर देखा उनकी राइफल की नाल की तरफ कि उन्होंने निशाना किस तरफ लगाया हुआ है। दरबार साहिब ने फिर मेरी तरफ देखा, क्योंकि वो चाहते थे मैं उधर देखूं जहां उनकी डबल बैरल्ड पैराडॉक्स निशाना लगाई हुई थी, यानी कि उनकी राइफल। मैं समझ गया, टाइगर को दरबार साहिब ने टाइगर को ढूंढ लिया था और वो चाहते थे कि मैं अपनी .470
हैवी राइफल से पहले निशाना मारूं। अब टाइगर जिस तरीके से छुपा हुआ था, उसका पीला और काला शरीर घास में मर्ज हो गया था। बड़ी मुश्किल लगी मुझे उसे स्पॉट करने में, और जब मैंने टाइगर को देख लिया मुझे ऐसा लगा मेरे शरीर की कोई धमनी फट गई है। लेकिन मुझे टाइगर ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने दरबार साहिब से कहा कि कहाँ पर है। उन्होंने अपनी भवें तानी और फिर अपनी पैराडॉक्स का ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही पैराडॉक्स का धमाका हुआ, टाइगर मुझे नजर आया, लेकिन ना तो कोई दहाड़ आई, ना ही उसने किसी तरह की उछाल ली। जहां था वहीं गिर गया। तो जिस टाइगर को मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, तो दरबार साहिब ने उसे निशाना भी बना दिया था। अब मैंने अपने भाई की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि टाइगर ग्रासलैंड की गहराइयों में गायब हो गया है। अब क्योंकि टाइगर को मैंने पूरी तरीके से जाते हुए देखा नहीं था, इसलिए मैंने अपना कोई ओपिनियन दिया नहीं। अब दरबार साहिब ने अपनी पैराडॉक्स से वो चला हुआ कारतूस बाहर निकाला, एक नया डाला, अपने एक हाथ में राइफल को पकड़ा। अब वो दूसरे हाथ से आंखों के ऊपर शेड बना के उस टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हाथ ही हिल रहा था और दरबार साहब को फोकस करने में दिक्कत हो रही थी। अब जो हमारा हाथी था वो इस काम के लिए अनट्रेंड था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। अब क्योंकि हाथी नर्वस हो रहा था तो बहुत ज़्यादा हिल रहा था, शेक कर रहा था, और इससे हमारी परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। अब हमने देखा कि जो राम सिंह का हाथी था वो घास से बहुत ही तेज़ी के साथ निकल के आ रहा था, क्योंकि उसका महावत उसे ऐसा करने के लिए बोल रहा था। अब जो राम सिंह ने अपना वर्जन दिया कि टाइगर कहाँ है, उसने हमारी कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ा दी। लेकिन तब दरबार साहब ने कहा कि मैंने उस पॉइंट तक टाइगर को फॉलो किया था, देखा था कि वो कहाँ जा रहा है, उसके बाद वो बाहर निकला नहीं है। इसका मतलब वो जो घास हमें नज़र आ रही है, टाइगर उसी के अंदर छिपा हुआ है। अब हर कोई अपना मत रख रहा था। कोई कह रहा था टाइगर वहाँ है, कोई कह रहा था वहाँ है, लेकिन दरबार साहब का एक ही कहना था कि टाइगर वही है जहाँ मैंने कहा है। क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। क्योंकि दरबार साहब का कहना था कि आखिरी तक उन्होंने टाइगर को देखा है, हम सब लोगों ने देखा नहीं था। तो वो मुस्कुराते हुए बोले, अपने हाथी को वहां भेजो, टाइगर बाहर निकलेगा। अब जब दरबार साहिब ने ऐसा बोला तो जो महावत था उसमें कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई। वो हाथी से नीचे उतर के ग्रासलैंड के किनारे किनारे चलने लगा। पीछे पीछे था हाथी। अभी वो घास के किनारे किनारे चल रहा था जहां नई नई घास उगी थी। अचानक चलते चलते महावत रुका। थोड़ा सा अपने पैरों को ऊपर उठा के उसने कुछ झांकने की कोशिश की। अब साफ नजर आ रहा था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। अब जल्दी से महावत हाथी की तरफ आया, उसकी सूंड पे पैर रख के उसकी गर्दन पर सवार हो गया। अब उस महावत का कहना था कि उसने साफ साफ सुनी है एक घायल टाइगर की वार्निंग वाली ग्राउल। उसने देखने की कोशिश की लेकिन वो उसे देख नहीं पाया, लेकिन टाइगर यही है। अब हमने कहा कि एक बार थोड़ा आगे बढ़ के देखो, शायद नजर आ जाए। लेकिन उसने कहा, हुजूर चाहे तो मेरी छाती पर गोली मार दीजिए, लेकिन अब मैं नहीं देखने जाऊंगा टाइगर को। अब यह पक्का हो चुका था कि इस ग्रीन ग्रास के अंदर ही टाइगर है, घायल टाइगर है, इंतजार कर रहा है, और कोई भी चाहे तो हाथी या इंसान इस घास के अंदर जाएगा तो वो खतरनाक हमला करेगा। अब हमारे बीच में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि हमें मालूम था कि टाइगर कहाँ है, लेकिन उसे वहां से निकाले कौन और बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। छा गया था वहां पर सन्नाटा। अब दरबार साहब की जो आवाज आई उसने सन्नाटे को चीरा। उन्होंने राम सिंह से कहा कि अपने हाथी से नीचे उतरो और उस घास में जगह जगह से आग लगा दो, जिसके अंदर छिप के बैठा है वो घायल टाइगर। अब मैं कुछ बोलना तो चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया कि ऐसा करने में बहुत ही ज़्यादा खतरा है। उस टाइगर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आग लगा दी गई। घास की सूखी टहनियाँ चट्ट चट्ट करके जल रही थी। आवाज़ पूरे में गूंज रही थी। धुआं उठ रहा था आसमान में। अब सूखी घास से वो आग हरी घास की तरफ जा रही थी। हमने दोनों हाथियों के बीच में गैप बना दिया ताकि टाइगर अगर भागना चाहे तो उसे रास्ता मिल जाए भागने का, और हमें पर्याप्त समय मिल जाए
निशाना लगाने का। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने आग लगाकर जंगल को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो एलिफेंट ग्रास की रूट्स होती हैं वो जलती नहीं है। ऊपर का हिस्सा जलता है और उसके बाद नई घास अंकुरित हो जाती है, जिससे हर्बीवोरस जानवरों को फायदा होता है। उन्हें ताजी हरी नई घास खाने को मिल जाती है। अब हरी घास भी जल रही थी। अब उसके बाद हरी घास के आगे निकल गई आग, लेकिन नहीं निकला टाइगर। अब मैं और मेरे भाई दरबार साहिब की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि अब ये साबित हो गया था कि टाइगर इस घास के अंदर कभी था ही नहीं। अब हमने उस महावत की तरफ मुड़ के देखा जिसने कहा था कि उसने सुनी है घायल टाइगर की ग्राउल। पहले तो उसने दाएं बाएं देखा, फिर बोला, हुजूर, मैंने वो आवाज़ सुनी थी और अभी तक वो आवाज़ 1 घंटा बीत जाने के बाद भी मेरे कानों में गूंज रही है। टाइगर यहाँ था, बिल्कुल था। आधी दोपहर हो चुकी थी, दिन चढ़ा आया था। हम लोग इसी बात में विचार मग्न थे कि क्या करें क्या ना करें। है कैसी मुश्किल भाई, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। अब हमारे सामने केवल एक ही उपाय बचा था। अगर हमें ये ट्रॉफी चाहिए थी, यानी कि ये टाइगर चाहिए था, और वो उपाय ये था कि घास के अंदर हाथी को लेके घुस जाओ। भले ही वो घायल टाइगर है, कितना भी खतरनाक है, वो जब हमला करेगा तो आपकी जान जाने की पूरी संभावना है। लेकिन ऐसा मैंने पहले भी किया हुआ है। मैं अपने आप को पहचानता था कि जब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर कर लिया। अब मुझे कोई भी इस निर्णय से डिगा नहीं सकता। अब मेरे ब्रदर ने दरबार साहिब से पूछा कि क्या उन्होंने टाइगर को सही गोली मारी है, यानी कि गोली सही निशाने पर लगी है। दरबार साहब ने पहले तो सिर हिलाया, फिर बोले कि मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैंने उसे गोली मारी थी वो अपना कदम आगे बढ़ा चुका था और फिर आगे भाग गया था। तो कोई भरोसा नहीं है कि गोली टाइगर के शोल्डर पे नहीं लगी हो, उसके आगे पीछे लगी हो और आर पार निकल गई हो। अब ये उन कुछ गिने चुने मौक़ों में था कि जब दरबार साहिब अपने निशाने को लेके निश्चित नहीं थे, निश्चिंत नहीं थे। अब थोड़ी देर फिर सन्नाटा छा गया। उसके बाद मेरे भाई ने राम सिंह से कहा कि अपना हाथी हमारे हाथी के एकदम पास रखना। हम घास के अंदर अपने हाथी को लेके जाएंगे और ढूंढेंगे टाइगर को। दरबार साहिब ने कहा कि घास के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉटगन उठाओ, 2-3 फायर उस तरफ करो, टाइगर अपने आप बाहर निकल आएगा। अब हमने वैसा ही किया जैसा दरबार साहब ने बोला था, और हमारा जो अनाड़ी हाथी था उसे हमने थोड़ा दूर भेज दिया। उसे उस इलाके में खड़ा कर दिया जहां गांव वालों ने घास को साफ किया था खेती करने के लिए। क्योंकि राम सिंह का हाथी ट्रेंड था, तो हमने राम सिंह को कहा कि घास के नज़दीक जाओ, जितना नज़दीक जा सकते हो, और उसके बाद घास में शॉटगन से फायर करो। अब जब हमारा हाथी और थोड़ा दूर जाने लगा, जो कि अनाड़ी हाथी था, मैंने देखा राम सिंह अपनी बंदूक की कार्ट्रिज चेंज कर रहा है। राम सिंह के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। प्रश्नवाचक निगाहों से वो घास की तरफ देख रहा था। हमारा हाथी जब खुले उस इलाके में आ गया जहां पर खेती की जानी थी, तब हमारे महावत ने उसका मुंह फिर मोड़ दिया उस तरफ जहां थी घास और जहां से आने की संभावना थी उस टाइगर की। अब टाइगर हमारे राइफल के निशाने पर आ जाएगा जब वो राम सिंह के हाथी के ऊपर चार्ज करेगा, लेकिन उस पर गोली चलाने से पहले हमें देखना होगा कि वो राम सिंह से कितना दूर है। दूसरा, जिस हथनी पे राम सिंह सवार है उसका टेम्परामेंट क्या रहेगा, वो इधर उधर भागेगी कि खड़ी रहेगी, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हाथी कितना ही ट्रेंड क्यों ना हो, वो खतरा आने पर किस तरह का बर्ताव करेगा ये उसी वक्त मालूम चलता है जब खतरा आता है। कई बार हाथी टाइगर से लड़ने का डिसीजन लेता है, उसको मारने का डिसीजन लेता है, कई बार भागने का डिसीजन लेता है। और जब भागने का डिसीजन लेता है, फिर आप कितना भी प्रलोभन दो, कितना भी डराओ धमकाओ, फिर वो वापस नहीं मुड़ता। अब मैं साफ साफ देख पा रहा था कि राम सिंह की जो हथनी थी, उसका महावत उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, उसे प्रेशराइज कर रहा था कि वो उस घास के मैदान की तरफ आगे बढ़े।
अब जब वो हथनी घास के मैदान में करीब करीब आधे पे पहुंच गई, अचानक से रुक गई, अपना अगला पैर जमीन पर ठोकने लगी और अपनी सूंड से भी जमीन को ठोकने लगी। अब राम सिंह अपने घुटनों पर ऊंचा उठा, अपनी शॉटगन जो कि चिड़िया मारने के काम में आती थी, उसकी दोनों बैरल खाली कर दी उस घास की तरफ। उसके बाद उसके साथ जो दूसरा शिकारी था, उसकी जो शॉटगन थी, राम सिंह ने उससे वो ले ली। अब जब टोटल 4 शॉट मार दिए तो अचानक से खतरनाक दहाड़ सुनाई दी टाइगर की, जिससे कि पूरा जंगल गूंज गया। हम तो दूर थे, लेकिन हमारे अंदर भी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जो भी अटैक करते हुए टाइगर की दहाड़ सुन लेता है, उसे वो दहाड़ जिंदगी भर याद रहती है। अब मैंने देखा कि राम सिंह जल्दी से पलट के नीचे बैठा, उसकी हथनी भी पलटी, तेजी से भाग खड़ी हुई उस तरफ जहां था सूखी घास का इलाका। अब हमें उम्मीद थी कि टाइगर बाहर आ जाएगा बंदूक के धमाके को सुन के, लेकिन टाइगर उस हथनी के पीछे पड़ गया था, घास के अंदर ही अंदर उसका पीछा कर रहा था। फिर हमने देखा कि टाइगर नजर आया, वो उछला और हथनी के पिछवाड़े पे चढ़ गया। उसने अपने पिछले पैर जमा दिए थे उसके पैरों पर, अगले पैरों से पूंछ वाले हिस्से को पकड़ा था। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो चाहता था कि राम सिंह के पास जाए और अपने एक थप्पड़ से राम सिंह का काम तमाम कर दे। अब क्योंकि वो ट्रेंड हथनी थी, तो उसकी ट्रेनिंग आज काम आ रही थी। वो बड़े ही सधे हुए तरीके से हिल के टाइगर को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। कभी वो अपने घुटने मोड़ती थी, फिर सीधे करती थी। टाइगर बैलेंस नहीं बना पा रहा था। अब हथनी के टैक्स काम में आ गए। टाइगर बैलेंस बना नहीं पाया, नीचे घास में गिर गया और जैसे ही टाइगर नीचे गिरा, हथनी ने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। अब हथनी घास से दूर नदी की तरफ भाग रही थी, जहां खुले में हमारा हाथी खड़ा था। फिर वो हथनी हमें क्रॉस करके भाग के चली गई कैंप की तरफ। हिलते डुलते उसके सवार अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे वो हथनी हमारी निगाहों से ओझल हो गई। अब जो टाइगर गिरा था वो घास के अंदर ही गिरा था, हमें नज़र नहीं आ रहा था। और जब हमारी ट्रेंड हथनी वहाँ से भाग खड़ी हुई थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे अपने अनाड़ी हाथी को लेकर उस घास के अंदर जाने से। टाइगर बाहर निकलेगा इस बात की संभावना बहुत कम थी। सूरज डूबने को हो रहा था। अब हमें तय करना था क्या करें क्या ना करें। और हमने ये डिसाइड किया कि अब हमें कैंप वापस चलना चाहिए। आज टाइगर को ढूंढ पाना संभव नहीं है और मेरा मन कह रहा था कि ये टाइगर हमारे हाथ से निकल गया है। अगले दिन सुबह दरबार साहब राम सिंह के साथ एक हाथी पर बैठ के गए और उस टाइगर को लोकेट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बार हाथी घास के अंदर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। घास से उसने पर्याप्त दूरी बनाई हुई थी। अब निराश होकर दरबार साहब कैंप में वापस आए। रात को हमने कैंप फायर जलाया और जब हम कैंप फायर के चारों तरफ बैठे थे, डिस्कशन चल रहे थे, तो हमने कहा दरबार साहब से कि ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे जान को खतरा हो और जो थोड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत हो। लेकिन दरबार साहब एकदम चुप थे। उन्होंने लगाई अपने ड्रिंक की एक चुस्की, चुपचाप उस तरीके से सोच रहे थे जैसे सोचता है एक प्रीडेटर। अगले 2 दिन तक उन ग्रासलैंड्स में हमने बहुत सारी चिड़ियों का शिकार किया। ना तो हमें घायल टाइगर का कोई सुराग मिला, ना ही किसी दूसरे टाइगर का। एक दिन दोपहर को हम चिड़ियों का शिकार करने जा रहे थे, लेकिन हमारे हाथी ने एक ग्रासलैंड के अंदर घुसने से इनकार कर दिया। अब उसके अगले दिन हमने अपना वहाँ से कैंप समेट लिया। डिसाइड किया कि कहीं और कैंप लगाएंगे। अपना सामान हाथियों पर रख के पहले ही भेज दिया। हम घास के किनारे किनारे हाथी पर चल रहे थे। हमारे अगली जो कैंप साइट थी वो भी इसी नदी के किनारे थी। हमारे सारे हाथियों के उनके महावत घास के अंदर से ले जा रहे थे नई कैंप साइट की तरफ। अब हाथी के ऊपर चलते चलते मुझे ग्रासलैंड में कुछ जाना पहचाना लगा। ये वही जगह थी जहां हमने उस टाइगर को चेज किया था। हालांकि अब वो टाइगर जो कि घायल रहा भी होगा तो ठीक हो चुका होगा। दरबार साहब बड़ी ही सावधानी के साथ घास को देख रहे थे, क्योंकि वो खोज रहे थे टाइगर का कोई नामो निशान। अब दरबार साहब को देख के साफ मालूम चल रहा था कि वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने आप से बहस कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे भाई की तरफ देखा
फिर उनकी निगाहें मुझसे मिली। अब उन्होंने बोला कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, उस तरफ चलना चाहिए। मेरा मन कह रहा है कि हमें वहां पर टाइगर मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने असहमति में अपना सर हिलाया। उन्होंने कहा कि हमें अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें अपनी नई कैंप साइट की तरफ चलना चाहिए। मैंने भी दरबार साहब से कहा कि हमें अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए, और महावत जिसने घायल टाइगर की तरफ जाने की बात सुन ली थी, अड़ियल रवैये में दिख रहा था कि ना भैया ना, हम वहां नहीं जाएंगे। अब दरबार साहब की आवाज़ में इरिटेशन आ गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरफ से मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ बहुत घना जंगल है और वो शॉर्टकट है। हम जिस नई कैंप साइट पर जा रहे हैं वहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हमने दरबार साहब की बात मान ली, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि रास्ता तो शॉर्टकट है। जब उस तरफ हम बढ़े, दरबार साहब ने अपनी गर्दन ऊंची की, सांस रोकी। वो कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। शायद दरबार साहब ने कुछ सूंघ लिया था। उन्होंने महावत से बोला कि वो जो रेतीला किनारा सा है जहाँ पे घास है, हाथी को वहाँ लेके चलो। अब मैंने देखा कि वो हथनी पहले तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद नर्वस हो गई, बार बार पीछे हट रही थी। महावत ने उसे आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की, साथ में राम सिंह ने भी की। अपने पैरों से उसके कान के पास थपथपाया, अंकुश भी चलाया, लेकिन वो नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी, और वो आके हमारे हाथी के पीछे खड़ी हो गई। अब हमने सोचा कि दोनों हाथियों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, शायद उस हथनी को दूसरे हाथी की कंपनी से कुछ हिम्मत आए। लेकिन दोनों ही हाथी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो पीछे को गए, काफी दूर जाके खड़े हो गए। महावतों के लिए मुश्किल हो रहा था उन्हें कंट्रोल करना। अब महावत ने हाथी को उस वाटर कोर्स के नज़दीक से चलाना शुरू कर दिया। साफ मालूम चल रहा था कि वो नई कैंप साइट की तरफ लेके जा रहा है। अभी हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हमें बहुत सारे मवेशी चरते हुए मिल गए। एक दूसरा पैच था एलिफेंट ग्रास का वहाँ पर। अब वहाँ पर 3-4 लड़के थे, जिसमें से 20-21 साल का लड़का था जो कि उनका लीडर नज़र आ रहा था। उन लोगों ने अपना काम छोड़ के हमारे हाथियों को देखना शुरू कर दिया, कौतूहल के साथ। अब उन लड़कों को देख के दरबार साहब को एक नया आइडिया आ गया। उन्होंने उन लड़कों को पास में बुलाया, अपनी आवाज़ को नरम और विनम्र बनाने की कोशिश की और उनसे पूछा कि क्या तुम लोग हमारी मदद करोगे, यानी कि घास में हाका लगाओगे, यानी कि बीट ऑर्गेनाइज करोगे। और बड़े ही शांति के साथ उन्होंने कहा कि तुम लोग को अच्छा खासा मीट दिया जाएगा। उस बीट की वजह से जो भी जानवर बाहर निकलेगा उसे हम मारेंगे, तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। हालांकि मेरा मन बोल रहा था कि यह काम गलत हो रहा है। उन बच्चों की जिंदगी खतरे में डालना ठीक नहीं है, ऐसी जगह जहां टाइगर के होने की पूरी संभावना है, और अभी ही हमारे हाथी भी डर के वहां से भाग के आए। मैं अभी विरोध प्रकट करने ही वाला था कि उन लड़कों का लीडर बोला कि क्या आप सच बोल रहे हो, आप हमें मीट दोगे? दरबार साहब ने सहमति में सिर हिलाया और इशारा किया कि उस तरफ से बीट करना है। अब उनको समझा दिया कि कहाँ से तुम्हें लाइन बना के हाका डालना है। हम लोगों ने अपने हाथियों को थोड़ी ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया, जो जगह थी उस हाके के अपोजिट। हालांकि मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि हमने उन बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। दरबार साहब ने मेरी तरफ देखा और बोला कि जब हम वहां से गुजर रहे थे मुझे सड़ते हुए मांस की बू आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घायल टाइगर वहीं पर है और मर चुका है। मेरे भाई ने दृढ़तापूर्वक बोला कि जो भी है मालूम चल जाएगा थोड़ी ही देर में। अब मुझे लग रहा था कि दरबार साहब इतने विश्वास से ये बात कैसे कह सकते हैं। दरबार साहब को लग रहा था कि बच्चों की जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि टाइगर तो मरा हुआ है। अब बच्चों ने बीट स्टार्ट कर दी थी। वो ताली बजाते हुए, घास को लाठी से पीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक गई है, क्योंकि एक आवाज़ आई थी बड़े जोरों से, और उसके बाद शांति छा गई थी। अब मैंने दरबार साहब की तरफ देखा, लेकिन वो मेरी तरफ देख नहीं रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा सामना नहीं करना चाहते। अब उन लड़कों का लीडर घास से बाहर निकल आया था। उसके कपड़े गंदे हो गए थे घास के अंदर। अब वो लीडर जोर जोर से चिल्ला रहा था, साहेब साहेब। बाकी लड़के भी भाग के आ रहे थे, कांप रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। वो लीडर केवल एक बात बोल पाया कि साहब, पीला और काला है अंदर। अब मैं हाथी के हौदे पे आगे झुक गया। मैं दोबारा
सुनने की कोशिश कर रहा था कि वो कह क्या रहा है। अब वो लड़का रो रहा था और बोल रहा था कि उसके अंदर पीला और काला पड़ा हुआ है। बुरी तरह से सारे बच्चे घबराए हुए थे, क्योंकि शायद उन्होंने टाइगर की कल्पना की नहीं थी। वो तो सोच रहे थे कि आज चिड़िया और हिरण मारे जाएंगे। अब दरबार साहब ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो वो लड़का बोला, अंदर पीला और काला है साहब, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। वो लीडर बुरी तरह से रो रहा था, कपकपा रहा था और बार बार मुड़ के ग्रासलैंड की तरफ देख रहा था। अब दरबार साहब हंसने लगे। वो बोले, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, टाइगर ग्रासलैंड के अंदर मरा हुआ है। उन्होंने मरे टाइगर को देख लिया है, लेकिन डर के मारे, घबराहट में उन्हें समझ में नहीं आया, वहां से भाग के आ गए हैं और रो रहे हैं। अब जब धीरे धीरे उनका लीडर रोने के बाद नॉर्मल हो गया, दरबार साहब ने उसे समझाया कि अंदर जाने में कोई खतरा नहीं है, वहां पर मरा हुआ टाइगर है। दरबार साहब ने बोला कि वो घायल टाइगर 2 दिन पहले ही मर चुका है, उसके सड़ने की गंध मैंने सूंघ ली थी और तुम तो उसे देख कर आ रहे हो। अब दरबार साहब ने उस लड़के से पूछा कि जब तुमने उसे देखा वो एक जगह पर लेटा हुआ था ना? लड़के ने सहमति में सिर हिलाया। अब दरबार साहब ने कहा कि मेरी बात पर यकीन करो, वो टाइगर मरा हुआ है। अगर वो जिंदा होता तो अब तक तुम्हें मार चुका होता, उसके पहले कि जब तुम उसे देख पाते। अब दरबार साहब ने उन लड़कों से कहा कि जाओ अंदर जाओ घास में, अब लड़कियों की तरह भाग के मत आना, अब उस मरे हुए टाइगर को उठा कर लाना। अब वो लीडर जमीन पर बैठ गया, अपना सर असहमति में हिलाया कि चाहे जो हो जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब इतने नजदीक से अप्रत्याशित जो टाइगर के दर्शन उसे हो गए थे, उसके बाद उसके शरीर और आत्मा ने जवाब दे दिया था। लेकिन उस लीडर के जो साथी थे, वो ग्रासलैंड के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो लड़के अंदर गए, वहां से चिल्ला के बोला कि टाइगर सही में मरा हुआ है। तब हमने राहत की सांस ली। जब उसे बाहर लाया गया और उसे नापा गया तो 9 फीट से बड़ा टाइगर था, और जैसे कि ग्रासलैंड के टाइगर होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, ये भी काफी बड़ा और स्ट्रांग था। पैराडॉक्स की बुलेट इसके ऊपरी भाग से निकल गई थी, लेकिन कंधे को उसने मिस कर दिया था। हार्ट तो बच गया था, लेकिन लिवर डैमेज हो गया था और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स। अगर हार्ट में लगती टाइगर उसी वक्त मर जाता, लेकिन उसकी डेथ पोस्टपोन्ड हो गई थी 5 घंटों के लिए। हालांकि उस टाइगर ने पूरी बहादुरी से मुकाबला किया था हमारा, घायल होने के बावजूद, जब हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस टाइगर ने बहुत ज़्यादा साहस दिखाया था, मरते मरते भी, और जो उसे ढूंढ रहे थे उन लोगों ने भी ज़रूरत से ज़्यादा साहस और हिम्मत दिखाई थी। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।